चलिए, आरबीआई के तहत कुछ क्रेडिट कंट्रोल जो होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीतियां, और इन्हीं मौद्रिक नीतियों के बारे में हमें बात करना है। जैसे आपको बैंक पैसा देता है, बैंक पैसा रखता है, आरबीआई किस तरीके से बैंकों के ऊपर कंट्रोल करती है, मार्केट के अंदर कितना मनी का फ्लो होगा वो डिपेंड करता है कि इनके ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियों के ऊपर। किसके ऊपर? मौद्रिक नीतियां। तो ये सारी हमारी क्या है, मौद्रिक नीतियां। सबसे पहले आता है इसके अंदर एमएसएफ। आपको एमएसएफ की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये एमएसएफ होता क्या है, आरबीआई बैंकों को एक दिन के लिए ब्याज दर पर ऋण देती है, यानी कि बैंकों को एक दिन के लिए लोन चाहिए होता है, और वो लोन को किससे लेते हैं, आरबीआई से। और आरबीआई जिस रेट के ऊपर देती है उसको हम क्या कहते हैं, एमएसएफ। क्या कहते हैं? एमएसएफ। वर्तमान के अंदर एमएसएफ है 6.75%। ठीक है, 6.75% रेट से बैंकों को एक दिन के लिए पैसा देती है, और ये करोड़ों के अंदर पैसा लेते हैं। ये नहीं कि हाँ भी ये ले 10,000 रुपए दे दो। ठीक है, बैंक इतना नहीं लेता, बैंक करोड़ों के अंदर रुपए लेता है आरबीआई से एक दिन के लिए भी। ठीक है, तो एक दिन के लिए जो पैसा लेता है उसको किस रेट पे दिया जाता है, एमएसएफ। किस रेट पे? एमएसएफ। एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आता है, आरबीआई किसी बैंक को एक दिन के लिए पैसा देता है तो किस रेट पर देगा, उस रेट को हम क्या कहते हैं, तो वो रेट क्या होती है, एमएसएफ। कौन सी रेट होती है, एमएसएफ। दूसरा आता है हमारा बैंक रेट। दूसरी आती है हमारी बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है, 14 दिन से अधिक के लिए। ठीक है, बैंक रेट में क्या होता है, 14 दिन से अधिक के लिए आपको जो ब्याज देगा, यानी कि जो ऋण देगा आरबीआई अदर बैंकों को, वो किस रेट के ऊपर देता है, बैंक रेट। और बैंक रेट कितना है, 5.25। ठीक है, अब देखो एक दिन वाला क्या है, ज्यादा। ठीक है, और ये 14 दिन से अधिक वाला क्या है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लंबे टाइम के लिए इसको ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है, तो इसलिए ये रेट क्या है यहाँ पर ज्यादा। एक रेट होती है 2 से 14 दिन के लिए। आरबीआई बैंकों को 2 से 14 दिन के लिए, या तो 2 दिन के लिए लो या 14 दिन के लिए लो। ठीक है, लोन लेता है कौन, बैंक। किससे, आरबीआई से। उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। वर्तमान के अंदर रेपो रेट कितनी है, 6.5। वर्तमान में रेपो रेट कितना है, 6.5। ये जितनी भी मॉनिटरिंग पॉलिसी होती है क्वार्टरली आरबीआई चेंज करता रहता है इनको। हर क्वार्टर के अंदर आरबीआई क्या करता रहता है, इनको चेंज करता रहता है मॉनेटरी पॉलिसी को। कभी रेपो रेट को चेंज कर देगा। ये चेंज इसलिए करता है क्योंकि महंगाई ना हो, मुद्रास्फीति का सामना ना करना पड़े, मंदी का सामना ना करना पड़े, मार्केट के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक सुचारू रूप से चलती रहे। इसलिए मॉनिटरिंग पॉलिसी के अंदर क्या करता है आरबीआई, उतार चढ़ाव करता रहता है। ठीक है, तो कैसा मौद्रिक नीति किस तरीके से डिसाइड होती है, कितने टाइम के बाद, क्वार्टरली। कितने टाइम के बाद, क्वार्टरली। हर क्वार्टर के बाद आरबीआई दोबारा से इन पॉलिसी को रिवाइज कर देता है। ठीक है, तो 14 दिन के लिए कौन सा रेट होता है, 2 से 14 के लिए रेपो रेट। कौन सी होती है, रेपो रेट। 14 से अधिक के लिए बैंक रेट, और एक दिन के लिए एमएसएफ। एक दिन के लिए कौन सा, एमएसएफ। और 14 से अधिक के लिए बैंक रेट, और 2 से 14 दिन के लिए रेपो रेट। 2 से 14 के लिए रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक अपना अतिरिक्त धन किसके पास रखता है, आरबीआई के पास है। अब मान लो किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, और उस एक्स्ट्रा पैसे को बैंक खुद अपने पास नहीं रखता। आपने सुना होगा कई बार बैंक के अंदर चोरी वगैरह हो जाती है, तो बैंक को क्या है, थोड़े से लंबे टाइम तक आपका मनी जो सेफ रखना होता है वो कहां पर रखता है, आरबीआई के पास। तो पूरा जो धन होता है वो किसके ऊपर होता है, आरबीआई। कभी डाका डालना हो कहां डालोगे हैं, शेर के मुंह में याद डालना। हाँ, छोटे मोटे नहीं है कुछ, कहीं बिल्ली को पकड़ो कहीं कुत्ते को पकड़ो, है ना, शेर के मुंह में याद डालना। तो रिवर्स जो रेपो रेट होता है ये क्या है, अतिरिक्त धन किसके पास रखते हैं हम, आरबीआई के पास। एज ए जैसे हमारे पास मान लो एक्स्ट्रा मनी हो जाए तो हम क्या करते हैं, अकाउंट के अंदर रख देते हैं ना, अकाउंट के अंदर सेव पड़ा रहेगा। ठीक है, तो सेविंग एज ए तरीके का सेविंग होता है। तो ये जो अतिरिक्त धन आरबीआई के पास रखता है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। उसके ऊपर भी ब्याज देगा। आप बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हो, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है सेविंग अकाउंट के अंदर। देखा आपने, आप सभी का बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर आज आप 5,000 रुपए डाल के छोड़ दो,
ठीक है, 2-3 साल बाद में देखना वो 5,000 रुपए से कुछ प्लस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक आपको क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। लगभग 6 से 7% के अनुसार आपको ब्याज मिलता है, 6.5 या 7% के आसपास मिलता है ये। ठीक है, जो सेविंग अकाउंट होता है। तो ऐसे ही आरबीआई जो देता है बैंकों को अतिरिक्त धन पे, ये कितने परसेंट अभी वर्तमान में कितना है, 3.35। और हम बैंकों के अंदर हमारा अतिरिक्त जमा करते हैं तो उस पर कितना देता है बैंक, 7%। कितना देता है, 7, 6.5 से 7% मिलता है हमें। ठीक है, हाँ जी, क्या हो गया, कितना हो रहा है, 2.5% है, कम कर दिया अभी नहीं। अगर आप ये पेटीएम बैंक के अंदर जमा करते हो तो पेटीएम 6.5% दे रहा है। हाँ जी, ये हर बैंक का अलग अलग होता है। ठीक है, हर बैंक का अलग अलग होता है। चलिए अगला एक और आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, CRR। CRR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास, आपकी लॉटरी लग गई है ना, ड्रीम 11 के अंदर आपने 1 करोड़ जीत लिए है ना। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, मान लिया ना। अब उस 1 करोड़ में से कुछ तो आप पार्टी पुर्टी करोगे, उड़ा दोगे, कुछ घर वालों को दे दोगे और कुछ रिजर्व रखोगे ना, ये तो मेरा है, कभी भी आपातकाल में काम आ सकता है ना। तो रिजर्व तो क्या करता है, नगद आरक्षित अनुपात के तहत बैंकों को कुल जमा का 4.5% किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास। उसी को हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। बट इसके ऊपर आरबीआई ब्याज नहीं देती। ठीक है, जो टोटल जमा होता है, जैसे मान लो आपने 1 करोड़ जीते, कई बार क्या होता है, ये चीजें गांव के अंदर भी बहुत होती है। ठीक है, मान लो कोई मीडियम या गरीब फैमिली है, वो क्या करता है, व्यक्ति कुछ पैसे जमा करके वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है और वो कहते हैं जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं आपसे लेता रहूंगा। ठीक है, एज उसने उसके पास क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो उसी तरीके से बैंकों को कुल जमा का कितना, 4.5%। ये इसके अंदर अभी चेंज किया है, पहले ये 4% था, 4.5% किसके पास जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास। ठीक है, 4.5% जो आरबीआई के पास जो जमा करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी के अंदर इसको कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात इसको कहते हैं। अपने बैंकों का कितना परसेंट जमा करता अभी, 6.5, कुल जमा का कितना, 4.5%। एक आता आपका एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेट रेशियो। क्या होता है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है, बैंकों को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास रखना पड़ता है। कितना पैसा, 18%। ठीक है, जैसे घर वाले फीस के लिए पैसे देते हैं 5,000 रुपए, ठीक है, अकेडमी में आके कहते हैं ये लो जी 4.5 ही है, 500 रुपए कहाँ गए हैं, एसएलआर। 500 रुपए कहाँ गए, एसएलआर में। कहाँ गए, एसएलआर, कहाँ गए, एसएलआर। अरे कभी भी मुसीबत हो सकती है, मुसीबत में क्या काम आएगा, एसएलआर ये तो आएगा। चलो कैश रिजर्व रेशियो हमने किसी थर्ड पर्सन के पास जमा कराए, अब वो वहां पर ना हो, ठीक है, वो क्या पता आउट ऑफ स्टेशन हो या उसके पास भी ना हो उस समय, उसने भी खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपातकाल में ही काम आता है एक प्रकार से। ठीक है, तो एसएलआर क्या होता है, बैंक अपने कुल जमा का कितना, 18% किसके पास रखता है, अपने पास अलग से रखना होता है। इन फ्यूचर अगर आपको कभी बैंक खोलना पड़ते, ठीक है, बैंक अगर खोलना पड़ जाए, ठीक है, या बैंक के अंदर तुम पीओ वगैरह बन जाओ, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाती है। ठीक है, तो एसएलआर कितना परसेंट है, 18। सीआरआर कितना, 4.5%। सीआरआर कितना, 4.5%। ये टोटल जमा का होता है 4.5, और ये भी टोटल जमा का कितना है, 18%। एक होता है आपका पीएलआर, प्राइमरी लैंडिंग रेट। क्या होता है, प्राइमरी लैंडिंग रेट। ठीक है, पीएलआर क्या होता है, प्राइमरी लैंडिंग रेट। ये क्या होता है, बैंक ग्राहकों को जिस दर पर ब्याज देता है उसे क्या कहा जाता है, पीएलआर। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, पीएलआर। ठीक है, जो हमें बैंक लोन देता है, ठीक है, ये चेंज होती रहती है। अभी 11.75%, लगभग 12.5% के आसपास है। हर बैंकों का अलग अलग होता है ये। ठीक है, यानी कि जो बैंक ग्राहकों को जिस दर पर ब्याज देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लैंडिंग रेट, पीएलआर। क्या कहते हैं, पीएलआर। आपको बैंक
जो लोन देता है वो किस रेट के अनुसार देगा? पीएलआर। किस रेट के अनुसार देगा? पीएलआर। आप बैंक के ग्राहक हो कि नहीं? खाता है ना सभी का, तो आप क्या हो? ग्राहक है। हर ग्राहक ने हर बैंक ने अपना पक्का ग्राहक कर लिया कि इसका मैंने खाता खोल लिया, कभी पैसा आएगा तो मेरे पास ही आएगा। जैसे हम मंडी के अंदर आड़ती करते हैं ना, आड़ती के पास चले जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहता है कि ले जा, फ्री में ले जा, कोई बात नहीं, ले जा, फसल आएगी तब तो देगा ना। तो ऐसे बैंक ने पक्का कर लिया खाता खोल के 500 रुपये तुम्हें दे के पहले, जन धन योजना के तहत। अब कभी भी तुम्हारे पास पैसा आएगा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? उस बैंक के खाते को यूज तो करोगे। तो इसीलिए, ठीक है, तो आपको कल ना अगर बैंक से लोन लेना है तब भी किससे लोगे? उसी अकाउंट के ऊपर लोन आपको दिया जाएगा। एक होता है आपका बेस रेट। क्या होता है? बेस रेट। बेस रेट क्या होता है? बैंक अपने चुनिंदा ग्राहकों को न्यूनतम ब्याज पर ऋण देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट। यानी कि बैंक को जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा ये लोन चुका देगा कल ना, ठीक है, और ये लगभग 10% के आसपास है। जैसे मान लो कोई बैंक का एम्प्लॉय है और उसी बैंक के अंदर काम कर रहा है और उसी बैंक से उसको लोन लेना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एसबीआई, ठीक है, एसबीआई का कोई वर्कर है, एसबीआई के अंदर परमानेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, तो बैंक उसको जो लोन देगी वो किस पे? ये उसका, ठीक है, खास ग्राहक होगा कि नहीं होगा? होगा ना, या कोई ऐसे एरा गैरा तो नहीं है ना, ठीक है, खास होगा, ठीक है। अब पता ही है एसबीआई को अगर लोन ना देगा तो क्या कर लेगा? सैलरी तो आएगी इसकी, ठीक है, तो सैलरी से काट लिया जाएगा। तो इसीलिए कुछ चुनिंदा ऐसे ग्राहक होते हैं जिनको कम रेट के ऊपर दिया जाता है ब्याज, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो और आपका अकाउंट एक सैलरी अकाउंट होगा तो आप भी इन चुनिंदा ग्राहकों के अंदर आ सकते हो, ठीक है। एक लोन लेने के लिए एक स्कोर होता है ना, कौन सा स्कोर होता है? सिविल स्कोर। कौन सा होता है? सिविल, ठीक है। इन सभी का सिविल स्कोर क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है अच्छा हो या ना भी हो, है ना। कुछ ये भी होते हैं कि ना नहीं देते, बताओ क्या करेगा, है ना। पहले क्या है, ये बैंक के लोन से लोग ज्यादा डरते थे। बैंकों से लोन तो ले लिया जाता था, ठीक है, बट चुकाते समय दिक्कतें होती थी पहले, ठीक है। आज के समय लोग डरते हैं? नहीं डरते, क्योंकि आज के समय क्या है, लोगों को कानून के बारे में ज्यादा पता लग गया। पहले क्या था, सरकारी बैंक, ठीक है, जो ग्रामीण बैंक होते थे उनसे लोन लिए जाते थे और उनकी एक अलग से व्हीकल होता था, जो जीप आती थी, ठीक है, कमांडर वाली जीप, ठीक है, वही जीप होती थी, ठीक है। एक बार हमारे पड़ोसी ने लोन लिया हुआ था, ठीक है, और चुका नहीं रहा था, आगी जीप, ठीक है, एक तो भाग लिया जीप को देखते ही, ठीक है। एक क्या हुआ, जो कमरा, उस कमरे की छत के ऊपर लेट गया, दिख नहीं रहा था छत के ऊपर से, तो ठीक है। तो इस तरीके से लोग भागने लग जाते थे, डर होता था। आजकल डर नहीं होता, है ना। चलो, हाँ जी, जुआर में बड़ा था क्या? एक जुआर में भी बड़ा था, ठीक है, एक वो दूसरा पड़ोसी था, ठीक है, एक भाग गया था, आज इधर, ठीक है। हाँ, तो वो क्या होता है, डर ही होता है, ठीक है। अब कुछ को तुम्हें जुआर ना पता हो तो क्या करें फिर, है ना। आ जाओ इधर, ठीक है। तो चुनिंदा ग्राहकों को, क्या वो चुनिंदा ग्राहक थे, वो भाग रहे थे, थे क्या? नहीं थे, ठीक है, वो चुनिंदा ग्राहक है, नहीं थे। जैसे एक अभी पीछे भाग भी जाते हैं ना लोग बैंक ये लोन लेकर वगैरह का, ठीक है, ये बात करेंगे इनके बारे में भी। तरलता, लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होता है? नगद पैसा, ठीक है, जो मार्केट के अंदर हो, उसको हम क्या कहते हैं? तरलता। क्या कहते हैं? तरलता। तो सबसे ज्यादा जो तरलता होती है वो किसके अंदर होती है? नगद पैसा। किसके अंदर? नगद। नगद के बाद किसमें होती है? सोने। सोने के बाद किसमें? जमीन के अंदर। किसके अंदर होती है? जमीन। और जमीन के बाद, हाँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, किडनी में। किसमें होती है? किडनी। इलीगल है बेटा किडनी, ठीक है, किडनी नहीं दे सकते किसी को भी। अब देखो, मार्केट के अंदर अगर तरलता बढ़ जाती है, मार्केट के अंदर क्या है, तरलता बढ़ जाती है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन। क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति, जिसको हम क्या कहते हैं? महंगाई, ठीक है। मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगी? महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लो आप कोई प्लाट बेच रहे हो और आपको पता लग गया सामने वाले पार्टी के पास भरपूर पैसा है, पैसा ज्यादा है, नकदी ज्यादा है। नकदी ज्यादा तो मतलब क्या ज्यादा है? तरलता। क्या ज्यादा है?
तरलता, तरलता उसके पास ज्यादा है, ठीक है। हम कहते हैं तरलता कितनी है तेरे पास, वो कहता है तेरी कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोला प्लाट के 2 लाख और बढ़ गए है ना। तो प्लाट के 2 लाख और बढ़ गए, 2 लाख और बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मुद्रास्फीति बढ़ गई। क्या बढ़ गई, मुद्रास्फीति, यानी कि क्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। तो अभी हम पीछे बात करके आए थे कि हमारे पास जो अलग अलग रेट्स हमने पढ़ी थी, एक तो होता है एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है, एक दिन के लिए ब्याज, ठीक है। क्या होता है, एक दिन के लिए ब्याज। अगर एक दिन के लिए जो ब्याज है ये अगर आरबीआई बढ़ा देगा, ठीक है, तो बैंकों को जो है पैसा वो क्या पड़ेगा, महंगा। अगर वो पैसा महंगा पड़ेगा तो ये क्या है, क्या बैंक आगे ग्राहकों को लोन सस्ता देगा कि महंगा देगा, महंगा देगा ना। तो महंगा देगा, क्या मार्केट के अंदर नगद या तरलता ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी। तो क्या होती है, महंगाई के ऊपर है कंट्रोल। यानी कि आरबीआई अगर एमएसएफ का रेट बढ़ाएगी तो महंगाई क्या होगी, कम, है ना। अगर मान लो आपके पास पैसा ही मान लो कम है तो आप क्या कोई चीज खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे ना। तो मार्केट के अंदर अगर पैसा कम होगा तो महंगाई के अंदर क्या रहेगा, कंट्रोल। एक होता है हमारा कौन सा रेट है, बैंक रेट है। बैंक रेट कौन सा होता है, बैंक रेट कौन सा होता है, देख लो, 14 दिन से अधिक के लिए, 14 दिन से अधिक के लिए। अगर 14 दिन से अधिक के लिए अगर बैंक रेट, अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा दे तब भी बैंकों के पास पैसा क्या होगा, कम। अगर बैंक रेट को कम कर दे तो पैसा ज्यादा ले लेगा। अब आरबीआई कह दे कि बैंक आज से ना बैंक रेट हम 0% रख रहे हैं, तो सारे बैंक चले जाएंगे कट्टे बोरी बिस्तर लेकर, आ जाओ ठूस लो नोटों को, और क्या करेंगे, ठीक है। पूरा नोट ले आएंगे और आकर अपने जो ब्रांच होगी उस ब्रांच के अंदर कह देंगे सभी एम्प्लॉय को जो भी आ रहा सभी को लोन दे दो 10-10, 12-12% में, क्योंकि आरबीआई से तो ये फ्री में लेके आए थे। और यहां पर आगे आकर क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट ले रहे हैं यहां पर कम इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को लोन दे देंगे तो मार्केट के अंदर पैसा क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ेगी तो साथ में किसको बढ़ाएगी, महंगाई को। किसको बढ़ा देगी, महंगाई। तो बैंक रेट भी किसको कंट्रोल कर रहा है, तरलता या महंगाई को। ऐसे ही हमारा था रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, 2 से 14 दिन। अगर रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देगा तो महंगाई क्या होगी, कम। अगर रेपो रेट कम कर देगा तो महंगाई क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक हमने किया था सीआरआर। सीआरआर में कितना % बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास, 4.5। कितना, 4.5। कुल जमा का कितना, 4.5। अब बैंक कह दे कि ना कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 मत जमा कराओ, 4.5% मत जमा कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंकों के अंदर पैसा क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा तो वो क्या कहेगा, लोन ले लो। फोन आते हैं ना, कई बार आते हैं क्या आप लोगों के पास, है नौकरी वालों के पास ना, मेरे पास तो नहीं आते हैं। प्राइवेट नौकरी वालों के पास थोड़ी आएंगे, सरकारी वालों के पास आएंगे, है ना। जैसे सोनू सर के पास आते हैं, ठीक है, हमारे पास नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्या है, बैंक आपको फोन कर करके भी बुलाएगा, सस्ता लोन मिल रहा है जी, ले लो जल्दी से, अगले महीने महंगा हो जाएगा, ठीक है। लालच देते हैं वो, ठीक है। अगर लोन ले लिया सस्ते रेट के ऊपर तो क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाती है। एसएलआर क्या होता है, 18%। एसएलआर भी क्या होता है, 18%, ठीक है। खुद के पास जमा, ये दिखाना पड़ता है आरबीआई को। ऐसा नहीं है कि हाँ सीधा बोल दिया 18% ना, पूरा कैश यहाँ पर देखा जाता है। आरबीआई यहाँ पर नजर रखता है बैंकों के ऊपर, पूरा आंख खोल के पूरी, कि किसके पास 18% से कम है, तुरंत उसको झप लेगा, आजा कोपचे में ले जाएगा, ठीक है, कर लो इसको बंदोबस्त, ठीक है। तो 18% रखना जरूरी होता है। ये सारी चीजें जो हमारी मौद्रिक नीतियां हैं, ये किसको कंट्रोल करती है, महंगाई को। किसको कंट्रोल करती है, महंगाई। एक होता है खुले बाजार की नीतियां। खुले बाजार के अंदर क्या होती है, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री खुले बाजार की नीतियां कहलाती है। प्रतिभूति क्या होता है? देखो, मान लो आपने एलआईसी का बीमा ले लिया, ठीक है। एलआईसी को आप पेमेंट कर रहे हो, बदले में एलआईसी आपको क्या दे रही है? क्या दे रही है एलआईसी? अब कुछ नहीं दे रही, मरने के बाद दे रही है। बेटा एक कागज नहीं देती यार एलआईसी, है कागज देती है जिसको बॉन्ड पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड।
और वही क्या है, प्रतिभूति। उसी बॉन्ड पेपर को हम क्या कहते हैं, प्रतिभूति। ठीक है, मरने के बाद में कैसे क्लेम कर लेगा? अगर तेरे पास ये बॉन्ड पेपर नहीं होगा, कर लेगा क्लेम है? अरे जिंदा जागते के लिए भी LIC देता है। ठीक है, बीमा आपके, जैसे हम कई बार बीमा ले लेते हैं ना, कि LIC क्या कहता है कि अभी आप 5-5 हजार की किस्त जमा कराओ, आपका टोटल 10 लाख जमा हो जाएगा, और 20 साल बाद में हम इसका आपको क्या दे देंगे, डबल दे देंगे, 20 लाख। ठीक है, हमें ये तो पता ही नहीं होता कि 20 साल बाद में महंगाई भी तो डबल हो जाएगी, पैसा तो उतना ही रहता है वो। ठीक है, महंगाई भी क्या हो जाएगी उतने टाइम तक, डबल। बट हम खुश हो जाते हैं, एक साल 20 लाख रुपए आ रहा है ना। ठीक है, बट वो महंगाई उस समय 20 लाख की वैल्यू उतनी होती है जिस टाइम हम जमा करवा रहे हैं उसकी 10 लाख की वैल्यू थी, उतनी होती है वो। ठीक है, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो LIC बदले में आपको जो बॉन्ड पेपर देती है, वो बॉन्ड पेपर क्या कहलाता है, प्रतिभूति। क्या कहलाता है, प्रतिभूति। अगर बॉन्ड पेपर मार्केट के अंदर जाएगा तो मार्केट से क्या किया जा रहा है, पैसे खींचे जा रहे हैं। क्या खींचे जा रहे हैं, पैसे। अगर मार्केट से खींचे जाएंगे तो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, तरलता को। किसको कंट्रोल कर रहे हैं, तरलता। क्योंकि जैसे मैं आपको दे दूं, ये लो भाई, ये एक पेपर है 1 लाख रुपए का। ठीक है, इन फ्यूचर आप कभी भी इसको बेचो तो आपको 1.5 लाख से ज्यादा मिलेगा, तो आप दे दोगे 1 लाख रुपए, दे दोगे? अब मान लेते हैं ये एक बॉन्ड पेपर है। ठीक है, इस बॉन्ड पेपर को 6 महीने के बाद अगर आप बेचते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। अभी इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो 6 महीने के अंदर आपको 50,000 का बेनिफिट हो रहा है। क्यों नहीं लोगे? है, लाइन लग जाएगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, बॉन्ड पेपर के लिए। ठीक है, तो क्या है, तरलता को अगर कम करना हो तो क्या सरकार क्या करती है, RBI क्या करती है, अपनी प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देती है। क्या करती है, प्रतिभूतियों को बेचना। ये एज ए क्या होता है, बॉन्ड पेपर या फिर LIC जो भी हमें एग्रीमेंट जो देती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिभूतियां। और सरकार प्रतिभूतियों को बेचती है तो क्या होती है, तरलता घट जाती है। क्या घट जाती है, तरलता। आया समझ में? प्रतिभूतियों का कंसेप्ट खुले बाजार के अंदर क्या होता है। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं होता, सीधा आपको बॉन्ड पेपर दे दिया जाएगा और आपसे पैसा ले लिया जाएगा। कल ना बॉन्ड पेपर वापसी दो, आपका पैसा वापसी लो। ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या है, यहां पर महंगाई को कंट्रोल कर लेते हैं, तरलता को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो काला धन के अधिकता से मौद्रिक नीतियां अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, ब्लैक मनी से भी क्या है, मौद्रिक नीतियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ब्लैक मनी जब ज्यादा हुआ तो इसी कारण मोदी जी ने क्या किया, नोट बदल दिए। अगर मार्केट के अंदर ब्लैक मनी ज्यादा होता है तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? पीछे हम करके है ना, ड्यूल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, करके आए थे क्या? पढ़ाया था मैंने पिछले जन्म में, तो है पढ़ाया था ना पिछले जन्म में, जब महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब हमारी क्लास चल रही थी यहाँ पर, है ना, चल रही थी। याद है आपको, उस क्रांति में तुम लड़े थे, है? कौन सी इकोनॉमी थी वो? पैरेलल इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? पैरेलल इकोनॉमी तब होती है जब काला धन बहुत ज्यादा होता हो। ठीक है, और काला धन कौन सा होता है, जिसका अता पता सरकार के पास ना हो, जिस पैसे के बारे में सरकार को कोई इंफॉर्मेशन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। ठीक है, तो ये ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए क्या किए जाते हैं, नोट एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, नए नोट ले आती है सरकार मार्केट के अंदर। अब हम महंगाई को समझते हैं, इन्फ्लेशन क्या होती है। ठीक है, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति इसको हिंदी में कहते हैं, मुद्रा का अत्यधिक बढ़ जाना। ठीक है, क्या? मुद्रा का अत्यधिक बढ़ जाना, फ्लो बढ़ जाना, क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति के कारण क्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है, महंगाई। क्या बढ़ती है, महंगाई। ठीक है, और मुद्रा का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अब भाई मान लेते हैं महंगाई बढ़ गई, या हम खुद से एग्जांपल लेते हैं, हमारे दादा के समय हम अगर आलू खरीदते थे तो कितने रुपए किलो मिलता था? 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, ये मिलते थे। आज तुम मार्केट के अंदर आलू खरीदने जाते हो, कितने रुपए? कितने रुपए? 30। आज का रेट कितना है? 17। मंडी का बता रहे हो, थोक का, मार्केट का रेट पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, मार्केट में कितना है, 25 या 30, 40 तक भी चला जाता है कभी कभार बीच में। ठीक है, तो पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम। क्या हो रही है, कम हो रही है।
है ना, पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, कम। अगर पैसे की वैल्यू कम होगी तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी ना, महंगाई बढ़ेगी। समझ में आया एग्जाम्पल? ठीक है, अगर मान लेते हैं आज के समय हम ये एक डिजिटल बोर्ड लेते हैं, इन फ्यूचर आगे जाकर तुम कभी भविष्य के अंदर और खरीदो, मान लो तुम अपने पोतों या पड़पोतों के लिए बोर्ड खरीदोगे, 5 लाख का मिलेगा, ठीक है, तो उस समय पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पैसे की वैल्यू कम मतलब यही चीज आज कितने की मिल रही है, 1.5-2 लाख की, और उस समय कितने की मिल रही है, 5 लाख, तो उस समय महंगाई क्या है, ज्यादा। तो वैल्यू पैसे की जब भी कम होगी तो महंगाई क्या होगी, ज्यादा। महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। तो तरलता के आधार पर ही मुद्रास्फीति जो होती है इसके अलग अलग भाग होते हैं, कितने, 4। एक तो होती है रेंगती मुद्रास्फीति, धीरे 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 महंगाई बढ़े, है ना, जैसे सांप चलता है बिल्कुल रगड़ रगड़ के, है ना, सड़क के ऊपर रगड़ रगड़ के चलना, ठीक है, ये क्या होती है, मुद्रास्फीति, बिल्कुल, ठीक है, जिसको कंजूसीपन कहते हैं, बिल्कुल कंजूस पने से मुद्रास्फीति आगे बढ़े, है ना, जो हमारे पैसे की वैल्यू है जो वो घट रही है ना, वो बिल्कुल कम कम में बिल्कुल रगड़ रगड़ के आगे जाए, उसको हम कहते हैं रेंगती मुद्रा। एक होती है चलती, है ना, रेंगना मतलब समझते हो ना, रेंगते हैं, ठीक है, शादी ब्याह में देखते हो 1-2 तो रेंगने लग जाते हैं, है ना, चलती मुद्रास्फीति, है ना, आराम आराम से चल रही है, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे बिल्कुल आराम आराम से चल रही है, उसको क्या कहते हैं, चलती मुद्रास्फीति। इसके अंदर धीरे धीरे हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही हो। अगला होता है दौड़ती मुद्रास्फीति, है ना, दौड़ती मतलब ये थोड़ा सा तेज चलेगी। अभी भारत के अंदर कौन सी मुद्रास्फीति है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। भारत के अंदर कौन सी मुद्रास्फीति है, दौड़ती हुई, यानी कि भारत के अंदर किस चीज का दौर है, थोड़ा सा महंगाई का दौर चल रहा है। क्या चल रहा है, दौर महंगाई का। अगली कौन सी होती है, अति मुद्रास्फीति, ठीक है, अति मुद्रास्फीति बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, एकदम से महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, हम रात को सोए, सुबह उठ के पूछा पानी कितने रुपए लीटर है, 500 रुपए लीटर है भाई, बाप रे, मत ही पियो, है ना, ठीक है, उसको कहते हैं अति मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं, अति मुद्रास्फीति, अचानक से एकदम महंगाई बढ़ने लग जाए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा करवा चौथ वाले व्रत के दिन केला 100 रुपए किलो, 100 रुपए दर्जन, कुछ जगह किलो भी मिलता है ना, तो वो अचानक से क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है, अचानक से क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है, अति मुद्रास्फीति, एकदम से महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। बट मुद्रास्फीति महंगाई उत्पत्ति के 3 कारण है। पहला, तरलता के अंदर वृद्धि। अगर मार्केट के अंदर नकदी ज्यादा आएगी, अगर मार्केट के अंदर क्या है, नकदी ज्यादा होगी तो क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी मैं मान लो आपको पैसा, मान लो सरकार हमें 15-15 लाख रुपए बांट दे, मैं तो क्या बांटूंगा, सरकार बांट दे, ठीक है, सरकार आपको 15-15 लाख रुपए बांट दे, तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई चीज खरीदोगे, खरीदोगे ना, कुछ ना कुछ तो लेके आओगे, कुछ ना कुछ तो चीज खरीदोगे, ठीक है। अगर आप खरीद रहे हो तो मार्केट के अंदर पैसे का क्या हो रहा है, फ्लो, और जो सामान बेच रहा है उसको पता लग रहा है कि इनके पास पैसा आ गया, तो अपना सामान क्या करेगा, वो महंगे के अंदर बेचना शुरू कर देगा। जब सामान का रेट बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या कह देंगे, महंगाई बढ़ गई, क्या कह देंगे, महंगाई। ऐसे वेनेजुएला ने क्या किया, यहां पर पैसे की कमी हो गई तो इन्होंने क्या किया, पैसा छाप दिया नया, इतना ज्यादा पैसा छाप दिया कि इनकी जो पैसे की वैल्यू थी वो वैल्यू गिर गई। सरकार ज्यादा पैसा नहीं छाप सकती, आप सोचते होगे ना कुछ लोग गरीब हैं तो आरबीआई पैसा छाप छाप के 2-2 कट्टे उनके घर रखवा दें तो वो अमीर हो जाएंगे, अमीर नहीं होंगे। इसमें हमारे देश की जो करेंसी की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर गिर जाती है, वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है, और वैल्यू जब गिरेगी तो देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी। ऐसा ही श्रीलंका के साथ हुआ, श्रीलंका ने भी पैसा छाप दिया, महंगाई बढ़ गई, 500 रुपए में 1 लीटर पानी मिलता था, 500 रुपए के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही वेनेजुएला की स्थिति हुई थी, बहुत खराब हो गई थी इनकी, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी, पैसे की वैल्यू गिर गई थी। तो इसलिए मार्केट के अंदर कितना फ्लो चल रहा है उसी के हिसाब से पैसे का प्रिंट किया जाता है। ऐसा नहीं है जी कि जब मन किया तब छाप दिया, देश को अमीर कर दिया, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। एक होती है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या होती है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके अंदर क्या है, लागत जब बढ़ जाती है उसी के कारण महंगाई आती है। कई बार लागत बढ़ जाती है ना, जैसे मान लो देश के अंदर चाय पीने वालों की संख्या बढ़ गई तो चाय का रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर देश को बिजली उत्पादन ज्यादा करना है तो बिजली किससे, कोयला से, तो कोयले का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अभी जैसे मान लेते हैं गुना के अंदर बहुत सारे कॉलेज खुल जाए,
ठीक है। तो आपस के अंदर कॉलेज अगर खुल जाए तो जरूरत क्या होगी, किताबों के रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बुन्ना के अंदर कागज वगैरह इनके रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक होती है लागत वाली, सबसे खतरनाक। ठीक है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है, ये सबसे खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक ये डिमांड रहती है। अब ऊना में कॉलेज खुल गए, ये तो है नहीं कि 2 दिन बाद में बंद हो जाएंगे, होता है ऐसा। ठीक है। ये तो लाइफ टाइम तक चलेगा ना। तो जो वो रेट बढ़ गया, वो रेट भी क्या होगा, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। क्या होगा, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। एक होती है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि जब मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ने के साथ साथ प्राइस बढ़ जाए, है ना। मांग बढ़ने के साथ, जैसे विवाह शादी के अंदर लगन कहते हैं उसको, है ना, डीजे वालों के रेट क्या होते हैं। अभी क्या विवाह शादी का समय चल रहा है क्या? अभी तो नहीं चल रहा, कम हो गया ना। अभी डीजे वालों के रेट भी क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है। कैमरे वाले, स्टूडियो वाले, इनके भी रेट क्या हो गए, कम हो गए। फूल वालों के भी रेट क्या हो गए, कम हो गए ना। अभी करवा चौथ के दिन करवा चौथ वाले दिन, है ना। या फिर इसके एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले, है ना। ठीक है। उनके भी रेट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। वो कहते हैं अभी नई अपॉइंटमेंट लेके आना, है ना, अपॉइंटमेंट लेके आना, बाप रे इतनी महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है। तो कुछ ही टाइम के लिए, ठीक है, ये कौन सी होती है, मांग प्रेरित, कुछ टाइम के लिए मांग आती है। ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा नहीं होती, आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालीन होती है। ये होती है आपकी दीर्घकालीन, कि लंबे समय तक चलती है। ठीक है। क्योंकि लागत है, लागत तो रहेगी ना, लागत के अंदर तो कमी नहीं आएगी। तो ये क्या होती है, सबसे खतरनाक। तो सबसे खतरनाक कौन सी होती है, लागत प्रेरित मुद्रा। क्या होती है, सबसे खतरनाक होती है। टाइम हो गया क्या? ठीक है, हो गया। तो फिर ये थोड़ा सा और कर लेते हैं। लागत प्रेरित मुद्रा क्या होती है, अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि ये क्या रहती है, स्थायी रहती है। और मुद्रास्फीति में मुद्रा बढ़ जाना, ठीक है, या महंगाई, ठीक है, तीनों बढ़ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। कार्य भी बढ़ जाता है, मांग भी बढ़ जाता है, और क्या बढ़ जाती है, महंगाई। और मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घट जाता है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घट जाता है। अब मुद्रास्फीति के अंदर किसको लाभ होता है, किसको हानि होती है, किसको लाभ होता है, किसको हानि होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर अगली क्लास में मंदी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। कब मंदी होती है, देनदार। ठीक है। देनदार कौन होता है, ठीक है, देनदार कौन होता है, जैसे मान लो हमने पैसा लिया किसी से, मान लेते हैं 1947 के अंदर हमने किसी से 10 रुपए लिए, ठीक है, और आज हमें उसको 10 रुपए चुकाने हैं, तो क्या हमें दिक्कत आएगी, हम हो गए देनदार, और जिससे 10 रुपए लिए वो क्या हो गया, लेनदार। आज महंगाई बढ़ गई है, तो 10 रुपए की कोई वैल्यू है, ये ले पकड़ तेरे 10 रुपए, बोल मत जियो, है ना, सीधा कह देंगे ब्याज ले ले 100 रुपए ले ले, 10 ऊपर 90 रुपए ब्याज हो गया, ले ले भाई, 90 रुपए ब्याज देने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि देनदार को यहां पर क्या हो रहा है, फायदा। उत्पादक, ठीक है, उत्पादक को भी क्या होगा, फायदा, रेट ज्यादा मिलेगा। ठीक है। महंगाई भत्ता, ये भी क्या मिलेगा, ज्यादा। ठीक है। किसान जैसे कनक का रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है, तो किसान क्या है, चीज को अगर बेच रहा है तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। बेच रहा है तो क्या, प्रॉफिट है। अगर खरीद रहा है तो हानि, नुकसान है। कणक बेचने जाते हो, ठीक है, क्या 21 रुपए किलो, और जब खरीदते हो तब आटा कितना रुपए किलो मिलता है, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिलता है या ज्यादा मिलता है, 30 से भी ज्यादा मिलता है ना। तो फिर किसान जब अपनी फसलों को बेच रहे तो फायदा, अगर खरीद रहे तो नुकसान। उद्योगपति और जो व्यापारी होते हैं इनको भी क्या होता है, फायदा, इनको भी क्या होता है, फायदा। परिवर्तित आय वाला व्यक्ति, ठीक है, परिवर्तित आय मतलब जिसकी सैलरी वगैरह बढ़ती जाती है, चेंज होती रहती है, उसको फायदा। ठीक है। विक्रेता और निर्यातक, इनको भी क्या होता है, फायदा। अब नुकसान, ऋणदाता, लेनदार, जो लेना है, जैसे अभी 47 के अंदर हमने 10 रुपए दिए, ख्वाब देख रहे होंगे 1 लाख रुपए तो दे देगा, ठीक है, उसने दे दिए 100 रुपए, 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं हुई ना, तो लेनदार को क्या होगा, नुकसान। स्थिर आय वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति आज मान लेते हैं 50,000 रुपए कमा रहा है, आने वाले 10 साल के अंदर भी 50,000 कमा रहा है, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो क्या उसको लाभ होगा, नहीं होगा ना, उसकी तो सेविंग है वो घटती चली जाएगी, तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान। ठीक है। तो हानि किसको होगी, स्थिर आय वाले को, अगर सैलरी टाइम टू टाइम नहीं बढ़ती। इसलिए सरकार क्या करती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपका एक डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, वो महंगाई भत्ता साल के अंदर 2 बार देते हैं, एक बार जनवरी के अंदर और एक बार जुलाई के अंदर।
ठीक है, एक बार 4% और एक बार 3%, कई बार 4% भी दे देती है सरकार। वो डिपेंड करता है महंगाई के ऊपर। जितनी महंगाई बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या दिया जाता है, महंगाई भत्ता। क्या दिया जाता है, महंगाई भत्ता। ग्राहक को भी क्या होगा, हानि। कोई चीज लेने जाएंगे, हम क्या हैं, ग्राहक। क्या है, हम ग्राहक, तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान। क्या हो रहा है, नुकसान। कल कोई चीज 5 रुपए में मिल रही थी, आज वही चीज 10 रुपए में मिल रही है, नुकसान है कि नहीं, है ना। बस फिर आयातक, ठीक है, आयातक मतलब आयात कर रहे कोई चीज का, तो उसके अंदर भी क्या होता है, नुकसान। तो ये प्रॉफिट और लॉस होते हैं मुद्रास्फीति के। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कोई ऋणी है या ऋणदाता है, ठीक है, अगर मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो आपको नुकसान होगा कि प्रॉफिट होएगा, ठीक है, ये डिपेंड आपका क्वेश्चन के ऊपर करता है। क्लियर है। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसके ऊपर, रिसेशन के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से मंदी आती है मार्केट के अंदर। तो मंदी के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।